क्या हाल चाल है? बढ़िया होंगे, आई होप सो। बात करेंगे छठवें सेमेस्टर की, और छठवें सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट है बायोफार्मास्यूटिक्स। उसका हम लोग यूनिट नंबर 5 यानी लास्ट यूनिट पढ़ रहे थे, और यूनिट नंबर 5 के लेक्चर नंबर 2 में आज हम बात करेंगे। हमारा टॉपिक है फैक्टर्स कॉजिंग नॉन लिनियरिटी। स्वागत है आपका अपने चैनल केसीए ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, हम लोगों ने लास्ट क्लास में आपने लेक्चर नंबर 1 देखा होगा, तो मैंने बताया था कि दो प्रकार की फार्माकोकाइनेटिक्स होती है, एक लिनियर होती है, एक नॉन लिनियर होती है। लिनियर मैंने बताया था कि मान लीजिए आपके कोई भी एक ग्राफ है, ये प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन है और ये टाइम है, और अगर जिस रेट से ड्रग का कंसंट्रेशन बढ़ेगा उसी रेट से एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा। बताया था ना, एक पटाखा मारो ज्यादा पड़ेगा, दो पटाखा मारो तो और पड़ेगा, तीन पटाखा मारो तो और पड़ेगा। पटाखा मतलब पटाखा, चटाका, ओके। हमारे यहाँ पटाखा बोलते हैं हमारे गांव में। तो जैसे जैसे जिस रेट से ड्रग का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे उसी रेट से ड्रग का एब्जॉर्प्शन, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, रेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म, रेट ऑफ एक्सक्रीशन, या पूरा का पूरा कहें तो रेट ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स बढ़ेगा। यानी इस तरह के ग्राफ को हम कहते हैं लीनियर ग्राफ। और कभी किसी केस में जब हमारे फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी में कोई दिक्कत आ जाए, एब्जॉर्प्शन में दिक्कत आ जाए, डिस्ट्रीब्यूशन में दिक्कत आ जाए, मेटाबॉलिज्म में दिक्कत आ जाए, एक्सक्रीशन में दिक्कत आ जाए, या कोई फैक्टर और आ जाए, या दवाई में जो मेडिसिन यूज कर रहे हैं उसमें कोई दिक्कत आ जाए, तो उस केस में क्या होता है कि हम कितना भी ड्रग का कंसंट्रेशन बढ़ाते जाए, डोज बढ़ाते जाए, एक मैक्सिमम रिजल्ट आने के बाद से वो ग्राफ और नहीं बढ़ता है। यानी ऐसे बढ़ने के बाद ये ग्राफ ऐसे चलने लगता है, या ऐसे बढ़ने के बाद ये ग्राफ ऐसे चलने लगता है। तो ये वाले और ये वाले ग्राफ को हम नॉन लिनियर ग्राफ कहते हैं। दिस इज कॉल्ड नॉन लिनियर फार्माकोकाइनेटिक्स। मैंने बताया क्यों होता है, जब ये फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो ना करके जीरो ऑर्डर को फॉलो करने लगे, कंसंट्रेशन पे डिपेंड ना हो जाए, कंसंट्रेशन डोज से इंडिपेंडेंट हो जाए। यानी आप चाहे एक गोली खाइए, चाहे आप दिन भर में 3 गोली खाइए, आपकी बॉडी में उतना ही असर होगा। क्लियर? यानी इसको समझिए आसान भाषा में, यानी आप एक गोली खाए आपको असर हुआ, आपने दिन में 2 गोली खाई आपको ज्यादा असर हुआ, आपने दिन में 3 गोली खाई आपको और ज्यादा असर हुआ। ये है जीरो ऑर्डर यानी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, लीनियर ग्राफ। जैसे जैसे दवा बढ़ा रहे हो एक्शन बढ़ रहा है, लेकिन एक गोली खाए, 2 गोली खाए या 3 गोली खाए, एक्शन बराबर ही है, उससे ऊपर नहीं जा रहा है, यानी ये नॉन लीनियर ग्राफ है, ये सैचुरेट हो चुका है। तो कोई भी ग्राफ क्यों शो करता है नॉन लीनियर, इसी को हम आज क्लास में डिस्कस करेंगे। हमारा टॉपिक है फैक्टर्स कॉजिंग नॉन लिनियरिटी। देखिए दोस्तों, फैक्टर्स कॉजिंग मैंने बताया कि 4 ही रीजन है फार्माकोकाइनेटिक्स में, 4 ही रीजन है। दिस इज कॉल्ड ADME। दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। एब्जॉर्प्शन आप जानते हैं, जब हम दवा खाते हैं हम हमारे पेट में जाके घुल के हमारे ब्लड में पहुंचता है। दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। अगर यहाँ पे कोई दिक्कत आ जाए, एब्जॉर्प्शन में कोई दिक्कत आ जाए, ड्रग सैचुरेट हो जाए, हमारे इंटेस्टाइन में इतना ज्यादा ड्रग आ गया कि वो एब्जॉर्ब होना ही बंद हो जाए, ठीक है, समझ आ रहा है, यानी ड्रग का एब्जॉर्प्शन ही स्लो हो जाए, तो उस केस में हमारा जो ग्राफ है वो शो करेगा नॉन लिनियरिटी। दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि ड्रग हमारे ब्लड में जाके हमारे रिसेप्टर से बाइंड होता है, प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड होता है, और फिर बाकी जगह पे पहुंचता है। तो हो सकता है कि जिस प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड हो रहा है वो प्लाज्मा प्रोटीन की संख्या कम हो जाए, या ड्रग एक्सेस में हो जाए, प्लाज्मा प्रोटीन सैचुरेट हो जाए, या जिस रिसेप्टर से बाइंड होना है वो रिसेप्टर की संख्या कम हो जाए, या रिसेप्टर ही पूरा पूरा ब्लॉक हो जाए, सैचुरेट हो जाए, तो उस केस में भी ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन घटेगा। वो भी एक कारण है नॉन लिनियरिटी का। तीसरा है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म जिस एंजाइम की हेल्प से हो रहा है वो एंजाइम की संख्या कम हो जाए, या उस एंजाइम की संख्या बहुत ज्यादा हो जाए, या आपका लीवर उस एंजाइम को प्रोड्यूस करना बंद कर दे, उस केस में भी हो सकता है नॉन लिनियरिटी। और एक्सक्रीशन में किडनी का फंक्शन है, अगर आपका पूरी तरह से बॉडी में रीनल एब्जॉर्प्शन, रीनल जो आपका होता है ना एक्सक्रीशन, ये डिस्टर्ब हो जाए, ज्यादा या कम हो जाए, तो उस केस में भी हमारा जो ये शो करेगा नॉन लिनियरिटी। यानी कुल मिलाकर 4 चीजें हैं जिसके कारण, जिसमें चेंज होने के कारण ही हमारा कोई भी कर्व, जो भी ग्राफ शो करता है नॉन लिनियरिटी। वो 4 है एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। हम पारी पारी से एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे और आपको एक्सप्लेन कराएंगे। एज इट इज इसमें लिखते जाइएगा। हेडिंग है फैक्टर कॉजिंग नॉन लिनियरिटी, उसमें पहला हेडिंग है ड्रग एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो इसमें आप पहला पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि ड्रग एब्जॉर्प्शन इज द फर्स्ट प्रोसेस ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स इन विच द ड्रग एब्जॉर्ब इनटू रीचेज इनटू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ठीक है। इन एनी कॉज व्हेन द ड्रग कैन नॉट रीच 100% इन द सिस्टेमिक सर्कुलेशन देन इट मे शो नॉन लिनियरिटी। फॉर एग्जांपल, कौन कौन से एग्जांपल है? पहला है सॉल्युबिलिटी एंड डिसोल्यूशन रेट लिमिटेड। हो सकता है कि जो दवा आप खिला रहे हैं उसकी सॉल्युबिलिटी लिमिटेड है, उसका डिसोल्यूशन रेट कम है,
डिसोल्यूशन रेट क्या होता है, सॉल्युबिलिटी क्या होती है भाई। कोई दवा हम खाते हैं तो सबसे पहले हमारे पेट में जाती है, हमारे पेट में होता है गैस्ट्रिक एसियल, उस गैस्ट्रिक एसियल में वो घुलती है, डिजोल्व होती है, इसे कहते हैं रेट ऑफ डिसोल्यूशन। और फिर घुलने के बाद वो डिजोल्व होकर सॉल्युबलाइज होती है, फिर जाती है हमारे ब्लड। तो अगर जो दवा हम खा रहे हैं वो अपने नॉर्मल रेट से कम रेट पे डिजोल्व हो, कम रेट पे सॉल्युबल हो, तो जाहिर सी बात है एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा अच्छा नहीं आएगा। इसे कहते हैं, ये कर सकता है, कारण है नॉन लिनियरिटी का। इसका एग्जांपल है ग्रीसोफल्विन। आप जानते हैं ग्रीसोफल्विन एक एंटी फंगल ड्रग होती है, वो यही वाला काइनेटिक शो करता है, उसका एब्जॉर्प्शन रेट स्लो होता है, यानी ग्रीसोफल्विन जो है वो नॉन लिनियरिटी शो करता है। इस पूरे टॉपिक में मैं जितने एग्जांपल बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जीपैट के हिसाब से और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से, ठीक है। तो जो ग्रीसोफल्विन है वो शो करता है नॉन लिनियरिटी कर्व, और उसमें क्या दिक्कत आती है, क्यों शो करता है नॉन लिनियरिटी, क्योंकि उसमें एब्जॉर्प्शन रेट स्लो होता है, क्योंकि डिसोल्यूशन और सॉल्युबिलिटी रेट स्लो होता है। एज इट इज आप पॉइंट वाइज लिख लीजिएगा। दूसरा पॉइंट है एब्जॉर्प्शन में, एब्जॉर्प्शन इन्वॉल्व्स कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट, फॉर एग्जांपल B2 B6 B12, एंजाइम B2 राइबोफ्लेविन, B6 आपका पिरिडॉक्सिन और B12 साइनोकोबालामिन। ये जो विटामिन हैं, इन विटामिन को एब्जॉर्ब होने के लिए बॉडी में चाहिए कैरियर्स, ठीक है। वो कैरियर काम कौन करता है, विटामिन सी करता है, जैसे एस्कॉर्बिक एसिड वगैरह है। तो जब ये कैरियर्स उपस्थित हैं या अनुपस्थित हैं, इनके प्रेजेंस में रेट एब्जॉर्प्शन कभी घट जाता है, कभी बढ़ जाता है। तो इनके प्रेजेंस के कारण या एब्सेंस के कारण, जो कैरियर्स के कारण जो ट्रांसपोर्ट में घटना और बढ़ना है, ये शो करता है नॉन लिनियरिटी, कभी बढ़ जाएगा कभी घट जाएगा। तो ये भी एक कारण है, ठीक है। तीसरा कारण है हेपेटिक मेटाबॉलिज्म अटेन्स सैचुरेशन, एग्जांपल प्रोपेनोलॉल, हाइड्रोलाजीन एंड वेराप्रामिन। 3 दवाइयां मैं और लेने जा रहा हूं। एक दवाई है प्रोपेनोलॉल, आप समझते हैं ये कौन सी ड्रग है कैटेगरी की, कमेंट सेक्शन में बताइए। आपने ब्लड प्रेशर वगैरह में, एरिथमिया में पढ़ा होगा, कार्डियक एरिथमिया में, बहुत ही खतरनाक दवा है ये, बीपी में भी काम करता है, कार्डियक एरिथमिया में भी काम करता है। हाइड्रोलाजीन और वेराप्रामिन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ठीक है। ये तीनों दवाइयां हैं, ये भी शो करती हैं नॉन लिनियरिटी। क्यों शो करती है, इसके पीछे रीजन क्या है कि हिपैटिक, ये जब दवा हम खाते हैं तो हमारे पेट में जाकर के, हमारे लीवर जाकर ये इकट्ठा हो जाती है, वहां पे इकट्ठा होते होते इतना सैचुरेट हो जाती है कि आप चाहे 1 गोली खाइए चाहे 3 गोली खाइए, असर एक ही आने वाला है, क्योंकि ये हिपैटिक मेटाबॉलिज्म में सैचुरेशन हो जाता है इन दवाओं का, ठीक है। ये 3 मैंने बताया जो कि एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड था। दूसरी हेडिंग है कि हमारा है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। व्हाट इज द ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, बताया ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है दोस्तों, कि जब हमारे बॉडी में ब्लड एब्जॉर्ब हो गया, ड्रग ब्लड में, अब वो ड्रग से कहाँ जाएगा, ब्लड से, वो ब्लड में मिलके ड्रग कहाँ पहुंचेगा, हमारे सभी रिसेप्टर में प्लाज्मा प्रोटीन की सहायता से। तो अगर प्लाज्मा प्रोटीन सही से काम ना करे और रिसेप्टर खाली ना हो, तो उस केस में डिस्ट्रीब्यूशन खराब हो जाएगा और वो शो करेगा नॉन लिनियरिटी। तो पहला एग्जांपल है सैचुरेशन ऑफ बाइंडिंग साइट्स ऑन प्लाज्मा प्रोटीन। अगर जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं जिसके द्वारा ड्रग बाइंड होकर के पहुंचने वाला है रिसेप्टर तक, अगर वो प्लाज्मा प्रोटीन ही सैचुरेट हो जाए, वो क्या हो जाए, इतना सैचुरेट हो जाए कि वो किसी नए ड्रग को पकड़ ही नहीं रहा है। जब तक ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन नया पकड़ेगा नहीं, वो रिसेप्टर तक पहुंचेगा कैसे मेरे बच्चों, तो ये कारण है। इसका एग्जाम्पल कौन है, इसका एग्जाम्पल है दोस्तों फेनाइल ब्यूटाजोन और नेप्रोक्सेन, दोनों ड्रग आप पढ़े होंगे। फेनाइल ब्यूटाजोन और नेप्रोक्सेन जो ड्रग होती है, ये भी शो करती है नॉन लिनियरिटी। रीजन है इसका डिस्ट्रीब्यूशन, और डिस्ट्रीब्यूशन में क्या रीजन है कि ये बाइंडिंग साइट जो होते हैं वो प्लाज्मा प्रोटीन के वो सैचुरेट हो जाते हैं। ओके क्लियर। अब हम बात करेंगे, दूसरा एग्जांपल है सैचुरेशन ऑफ टिश्यू बाइंडिंग साइट। एक तो हो गया कि प्लाज्मा प्रोटीन ब्लॉक हो गया, दूसरा जिस रिसेप्टर से बाइंड होना वो रिसेप्टर पहले से भरा हुआ है, वो ब्लॉक हो गया, वो सैचुरेट हो गया है। इसका एग्जांपल है दोस्तों थायोपेंटल सोडियम और फेंटानिल सोडियम, दोनों आप जानते हैं किस कैटेगरी की है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थायोपेंटल सब पढ़ चुके हैं आप, थायोपेंटल सोडियम और फेंटानिल, इन दवाओं के साथ क्यों होती है नॉन लिनियरिटी, क्योंकि ये रिसेप्टर पे पहुंच नहीं पाते, क्योंकि रिसेप्टर सैचुरेट हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब ये खाली होंगे तभी नई ड्रग वहां पहुंचेगी और अपना एक्शन करेगी। तीसरा पॉइंट की हम बात करेंगे, दिस इज ड्रग मेटाबॉलिज्म। तो ड्रग मेटाबॉलिज्म हम जानते हैं क्या होता है दोस्तों, कि रिसेप्टर पर ड्रग बाइंड हो गई और बाइंड होने के बाद उसका थोड़ी देर बाद रिसेप्टर से निकलना जरूरी है, उसकी पोलैरिटी का चेंज होना जरूरी है, ठीक है। तो उसी को हम लोग ड्रग मेटाबॉलिज्म कहते हैं। इसका पहला पॉइंट है कैपेसिटी लिमिटेड मेटाबॉलिज्म। भाई कभी कभी हमारे लीवर की उतनी क्षमता नहीं होती कि आप लगातार ड्रग भेजते जाइए वो मेटाबोलाइज करता जाए। भाई जो घर में खाना बना रही मम्मी है, आपकी वाइफ है,
अभी तो आपकी वाइफ नहीं होगी, कुछ लोग की होगी। तो जो आपकी वाइफ है भाई, उनको आप 1 लोग का खाना बनाना है, 2 लोग का, फिर 4 लोग का, फिर 10 लोग का, फिर 20 लोग का, थक जाएगा। कुछ देर बाद कहेगा हटाओ हम नहीं करेंगे, जाओ बाहर से लेकर आओ। तो उसी केस में कुछ दवाइयां हैं जैसे कि फेनिटोइन और थियोफिलिन। थियोफिलिन और फेनिटोइन ये भी जानते हैं किस कैटेगरी में रखें, कमेंट सेक्शन में सबका जवाब चाहता हूं आपसे। तो फेनिटोइन और थियोफिलिन जो ड्रग्स होते हैं दोस्तों, अगर इसको ज्यादा डोज दे दिया जाए तो इसका क्या होता है, मेटाबॉलिज्म रुक जाता है, बॉडी में लंबे समय तक बनके साइड इफेक्ट शुरू करना पड़ता है, शुरू हो जाता है, और ये नॉन लीनियरिटी शो करते हैं। ये पहला एग्जांपल। दूसरा है एंजाइम इंडक्शन, जैसे कार्बामाजिपिन, ये भी ड्रग आप जानते हैं, कार्बामाजिपिन इसी कैटेगरी ड्रग है, जिस कैटेगरी का वो सब है। तो जो ये कार्बामाजिपिन आपका एंटी थायराइड कैटेगरी में होगा, आप सर्च कीजिएगा। तो जो कार्बामाजिपिन है दोस्तों, ये क्या करता है, ये एंजाइम इंडक्शन करता है, ठीक है, यानी इसको खाने से एंजाइम को इंड्यूस करेगा तो रेट ऑफ डेथ बढ़ जाता है, यानी कि जो ग्राफ आपका सीधा चलना चाहिए वो ग्राफ ऐसे ना जाकर के ऐसे ऐसे चला जाता है, यानी बहुत तेजी से इंडक्शन होने लगता है। तो उस केस में भी ये ग्राफ जो है नॉन लिनियरिटी को शो करता है। हम बात करेंगे ड्रग एक्सक्रीशन की दोस्तों। तो ड्रग एक्सक्रीशन आप समझते हैं आखिरी पार्ट, जिसमें कि ड्रग जो है वो एक्सक्रीट आउट होकर हमारी बॉडी से बाहर निकलता है। तो उस केस में क्या दिक्कत है, 2 चीजें होती हैं, ट्यूबुलर सिक्रीशन, ट्यूबुलर एब्जॉर्प्शन। अगर ट्यूबुलर सिक्रीशन ज्यादा एक्टिवेट हो जाएगी तो भी नॉन लिनियरिटी शो करेगा, और ट्यूबुलर एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा एक्टिवेट हो जाएगा तो भी नॉन लिनियरिटी शो करेगा। तो देखिए एक ड्रग है पेनिसिलिन जी, एंटीबायोटिक आप सुने हैं। पेनिसिलिन जी के केस में क्या होता है, जो ट्यूबुलर सिक्रीशन है वो एक्टिव हो जाता है, इसलिए वहां पे होता है नॉन लिनियरिटी। और एक ड्रग है, जितने भी वाटर सॉल्युबल विटामिन है, ए डी ई के क्या होता है, वाटर सॉल्युबल नहीं, जैसे होते हैं फैट सॉल्युबल, विटामिन बी सी, ये सब जो है वाटर सॉल्युबल। जितने विटामिन बी और सी हैं वो सब में ये प्रॉब्लम है, क्योंकि वो ट्यूबुलर प्रेशर को बढ़ा देते हैं, और ग्लूकोज, इन केसेस में ये दोनों सभी सब क्या शो करते हैं, नॉन लिनियरिटी। तो मैंने समझाने की कोशिश की कौन सी दवाइयां शो करती है नॉन लिनियरिटी। सारी की सारी दवाइयां जेपीटी क्वेश्चंस हैं, और क्यों शो करती है, क्या रीजन है, क्या फैक्टर्स थे, हमने इस क्लास में डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है माइकलिस मेंटन इक्वेशन। जी हाँ, माइकलिस मेंटन इक्वेशन में मिलूंगा आपसे नेक्स्ट क्लास में। पढ़ते रहिए, आपके जो सुझाव है, आपको जो चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं कोशिश करूंगा उसे पूरा करने की अपनी जिंदगी से थोड़ा समय निकाल के। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, टेक केयर, पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट एंड गुड लक।